दोस्तों नमस्कार। आजकल एक जुबानी जंग चल रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और मौजूदा राज्यसभा सांसद बृजलाल के बीच। दरअसल बृजलाल ने संसद के भीतर, राज्यसभा में चूंकि वो हैं, राज्यसभा के भीतर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में बयानबाजी की। स्वाभाविक सी बात है, वो योगी जी की सरकार है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने बोला और उसका जवाब जो सुरेंद्र राजपूत हैं, जाने माने प्रवक्ता कांग्रेस के, उन्होंने दिया और उन्होंने बृजलाल पर सवाल उठाया। कहा कि एक डकैत को मारने के लिए 52 घंटे तक पुलिस को संघर्ष करना पड़ा, जबकि वो डकैत अकेले था और 400 पुलिस वाले लगे थे। उस समय बृजलाल की बहादुरी और दिलेरी कहां थी और उनकी योजना कहां थी? इस तरह का सवाल उन्होंने उठाया सुरेंद्र राजपूत ने, तो बृजलाल ने इसका जवाब दिया। बृजलाल ने भी कहा कि वो लफाजी न करें। लेकिन मैं आज आपको इस घटना के बहाने घनश्याम केवट की पूरी कहानी बताऊंगा। घनश्याम केवट कैसे डकैत बनता है और घनश्याम डकैत जब डकैत बनता है तो कैसे पुलिस उसको घेराबंदी करती है, लेकिन पुलिस के पसीने छूट जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए। और एक अकेला डकैत, घनश्याम डकैत, इतना बहादुर था कि 4 पुलिस वालों की जान चली जाती है। डीजीपी, उस समय अतिरिक्त डीजीपी थे बृजलाल, पूरी 400 के फोर्स के साथ वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन 52 घंटे लगते हैं उससे मुकाबले के लिए। पुलिस की एक योजना वहां पर सफल नहीं हो पाती है। 52 घंटे तक एक डकैत एक बंदूक के साथ 400 पुलिस वालों को छकाता रहता है, उनमें से एक बृजलाल भी होते हैं। वैसे तो कोई अपनी बहादुरी के किस्से हमेशा आदमी सुनाता ही रहता है, लेकिन जो सच्ची घटना है वो मैं आज आपको बता रहा हूं। शुरुआत करता हूं कि घनश्याम केवट डकैत आखिर बनता क्यों है और कैसे डकैत बनने के बाद पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में वो जो है मारा जाता है। वैसे तो जो पूरा बिहार का इलाका है उसमें कई डकैत हुए। शिव कुमार उर्फ ददुआ का नाम आपने सुना ही होगा, अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया, ये सब कुख्यात डकैत थे जो तराई इलाके में अपना साम्राज्य कायम किए हुए थे। 2003 की बात है। घनश्याम केवट नाम का एक व्यक्ति होता है जो उसकी बहन के साथ गांव का एक युवक होता है, वो बलात्कार करता है। और बलात्कार जब करता है तो घनश्याम केवट पुलिस के पास जाता है, पुलिस में जाकर के शिकायत दर्ज कराता है, लेकिन एप्लीकेशन तो पुलिस ले लेती है लेकिन रिपोर्ट नहीं दर्ज करती है। और कई महीने तक घनश्याम केवट जो है थाने के चक्कर काटता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसके बाद घनश्याम केवट जो है बंदूक उठाने का फैसला करता है और शंकर केवट, चूंकि जातीय गोलबंदी भी डकैतों में रही है, तो शंकर केवट की गिरोह में वो शामिल हो जाता है। शंकर केवट उस समय बड़ा चर्चित डकैत हुआ था और कुछ ही महीने के भीतर जो घनश्याम केवट होता है वो अपनी बहन का जो बलात्कारी होता है उसकी हत्या कर देता है। और इसके साथ ही घनश्याम केवट जो है पूरे क्षेत्र में तबाही मचाना शुरू कर देता है, लूट करता है, अपहरण करता है, हत्या करता है। मतलब जो डकैत होता है, डकैत का पूरा काम वो करता है। और घनश्याम केवट का इतना आतंक होता है पूरे बिहार के इलाके में, पुलिस भी उससे डरती है उसके सामने आने से। जहां कहीं भी वो नजर आ जाता है पुलिस किनारे से रास्ता अपना बदल लेती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले का जमौली गांव होता है। 16 जून 2009 की तारीख होती है और 16 जून
2009 को घनश्याम केवट इस गांव में मौजूद होता है। पुलिस को इसकी सूचना होती है, तो पुलिस को लगता है कि घनश्याम केवट को कुछ पुलिस वाले घेर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। वो पुलिस वाले जो है वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और घनश्याम केवट जो है वो उस समय एक गांव का ही एक छोटा सा घर होता है जिसमें झोपड़ी होती है, बल्कि वो वहाँ पर वो मौजूद होता है और थाने की पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, गांव को घेर लेती है। घनश्याम को पुलिस सरेंडर करने के लिए बोलती है और इसके जवाब में वो ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है। पुलिस को ये लग जाता है कि घनश्याम केवट जो है आसानी से काबू में नहीं आएगा। कई थानों की पुलिस आ जाती है, लेकिन फिर भी वो काबू में नहीं आता है। वो एक जो झोपड़ी, मिट्टी का बना हुआ घर होता है, झोपड़ी होता है, वो आपने वीडियो में देखा होगा, वहाँ पर अंदर वो रहता है। धीरे धीरे 11 बजे के बाद से दोपहर होती है, शाम हो जाती है, करीब 400 से ज़्यादा पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद होते हैं, जमा हो जाते हैं। मुठभेड़ शुरू होती है, चलती है, लेकिन जो घनश्याम केवट होता है वो रुकता नहीं है। वो रुक रुक करके अपने जो घर होता है उसकी एक खिड़की से जो है वो गोलियां बरसाता रहता है पुलिस वालों पर। उसके पास .305 की राइफल होती है और घनश्याम एक ऐसी जगह से पोजीशन लेता है कि पुलिस की गोली उस तक नहीं पहुंच पाती है और तब तक एसटीएफ भी पहुंच जाती है और एसटीएफ भी उसे कहती है कि सरेंडर कर दो, लेकिन वो सरेंडर करने को तैयार नहीं होता है। रात में गोली नहीं चलती है, फिर सुबह हो जाती है और दूसरे दिन जब पुलिस वाले उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, घनश्याम फिर गोली चलाने लगता है। तो जो मकान होता है उसके बगल में एक छप्पर होता है, उस छप्पर में जो है पुलिस है आग लगा देती है। पूरा धुआं धुआं हो जाता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि जब धुआं उठेगा तो घनश्याम केवट धुएं में परेशान होगा और बाहर निकलेगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा उसे पुलिस या तो दबोच लेगी या फिर गोली मार देगी। लेकिन करीब 6 घंटे तक वहां पर सुलगती रही आग, धुआं उठता रहा, लेकिन घनश्याम डकैत बाहर नहीं निकला। और जब पुलिस वालों को यह लगा कि अब नहीं निकला है, उन लोगों को यह भी लगा कि हो सकता है वो मर गया हो अंदर, तो पुलिस वाले उस पर गोली बरसाने लगते हैं। लेकिन पुलिस वालों की हिम्मत नहीं पड़ती है कि अंदर जिस मकान से वो गोली बरसा रहा था उस मकान के भीतर जा सकें। घेरेबंदी तो बाहर बाहर किए थे, लेकिन वहां नजदीक उसके जाने की हिम्मत पुलिस वालों की नहीं पड़ रही थी। और चूंकि 24 घंटा बीत चुका था, इस मीडिया के कैमरे वहां आ चुके थे, मीडिया वाले भी अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे, लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी और पूरा देश देख रहा था कि पुलिस खड़ी है और एक डकैत एक मकान के भीतर खड़ा था, एक राइफल लेकर के वो 400 पुलिस वालों पर भारी पड़ रहा था। और उसकी अगुवाई कौन कर रहा था? ब्रिजलाल, जो उस समय अतिरिक्त डीजीपी थे। उसके अलावा और बहुत सारे पुलिस वाले वहां पर मौजूद होते हैं। आप ब्रिजलाल की बहुत सारी तस्वीरें भी देखे होंगे, वहां पर वो वर्दी पहने हुए राइफल लेकर के इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन घनश्याम केवट काबू में नहीं आ रहा था और घनश्याम केवट की जो गोली निकलती थी वो पुलिस वालों को भेद रही थी। घनश्याम केवट की गोली से अगले दिन तक पीएसी के जवान बेनी माधव सिंह, एसओजी के सिपाही इकबाल सिंह, बीर सिंह, ये पुलिस वाले शहीद हो चुके थे। 4 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे और 6 पुलिस वाले गोली लगने से जख्मी हो चुके थे। इसके बाद भी पुलिस जो है उस पर काबू नहीं पा रही थी। 16 जून से लेकर के 18 जून तक
गोलियों की तड़तड़ाहट, इधर से कभी उधर से गोली चलती थी, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। घनश्याम केवट काबू में नहीं आ रहा था। करीब 50 घंटे बाद दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास मकान की छत पर कुछ हलचल होती है और उस समय ऐसा लगता है कि उस घनश्याम डकैत के पास जो गोली थी, राइफल तो थी ही लेकिन गोली लगता है ख़त्म हो गई थी, और वो जो है वो बाहर निकलता है, छत पर पहुंचता है और गांव से बाहर निकलने के लिए दूसरी मंजिल से ही पीछे की तरफ खेत में छलांग लगा देता है। पुलिस वाले चूंकि गांव को पूरा घेरे हुए थे, हर रात पूरा पहरा लगा हुआ था, तो पुलिस वाले जो है उसको घेरे हुए थे और पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। चूंकि उसके पास गोली तो थी ही नहीं, तो पुलिस वालों ने उस पर गोली चला दी और उसकी मौत हो जाती है। वहीं पर उसको ढेर कर दिया जाता है। इस पूरे ऑपरेशन में करीब 52 घंटे लगे और कहा जाता है कि 52 लाख रुपए भी खर्च हुए इस पूरे ऑपरेशन में, तब जाकर के घनश्याम केवट से मुक्ति मिल पाई। और जब घनश्याम केवट से मुक्ति मिली तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सबसे ज्यादा पहली बार इसी घटना में सवाल उठा, जिसकी अगुवाई खुद बृजलाल कर रहे थे। और बृजलाल के साथ साथ जो और आईजी कानपुर थे, डीआईजी थे, इन सब पर वीके गुप्ता थे, सुशील कुमार सिंह थे, इन सब की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा कि आखिर एक डकैत इतने पुलिस वालों एक डकैत को काबू में नहीं कर पाए, जबकि उसके पास सिर्फ एक हथियार था, एक राइफल। और वो काबू में कब आया? जब खुद उसके पास गोली खत्म हो गई और भागने की कोशिश करता है छत से कूद करके, तब वो काबू में आता है। उससे पहले वो काबू में नहीं आ पाता है। तो ये पुलिस वालों की बहादुरी के किस्से हैं। तो जो सुरेंद्र राजपूत ने जो सवाल किया है वो बात गलत नहीं है। पुलिस के साथ जब भी कभी डकैतों की, अपराधी की असली मुठभेड़ होती है तो यही हश्र होता है जो घनश्याम केवट के केस में हुआ। घनश्याम केवट को पुलिस पकड़ भी सकती थी, लेकिन चूंकि वो 4 पुलिस वालों को मार चुका था, 6 पुलिस वालों को घायल कर चुका था और 52 घंटे तक 400 पुलिस वालों को छका चुका था, पुलिस वाले सोए नहीं थे। इससे पुलिस वालों को लगा कि इसको मारना ही ठीक है। पुलिस ने, वो भाग रहा था, उसके पास हथियार में गोली नहीं थी, हथियार था लेकिन उसके गोली नहीं थी, और दौड़ा पुलिस वालों ने उसे मार दिया क्योंकि वो खेत में गिर गया था। ये है असली मुठभेड़। और घनश्याम केवट 52 घंटे तक अकेले पुलिस को छकाता रहा। यह है घनश्याम केवट की असली कहानी। आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।